नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देश के सभी शिक्षक बंधुओं को कल के सफल विरोध प्रदर्शन की बहुत बहुत बधाई। कल यानी 4 अप्रैल को देश की राजधानी के रामलीला मैदान में शिक्षकों का जो टेट अनिवार्यता के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया, वाकई में दिल खुश करने वाला था। इसमें शिक्षकों का जो जन सैलाब उमड़ा था वो आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय लग रहा था। यह विरोध प्रदर्शन जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित किया गया, उसमें देश के बहुत सारे शिक्षक संघों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से शिक्षकों की उपस्थिति वहां नजर आई। इन शिक्षकों में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की थी। इस प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री दफ्तर जाकर उनके नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कुल मिलाकर यह कहें कि शिक्षकों ने टेट अनिवार्यता का विरोध बहुत मजबूती और अनुशासन के साथ रखा और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। शिक्षकों के इस प्रदर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस मंच के मुख्य अतिथि थे लोकसभा के वरिष्ठ सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी। जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोकसभा सांसद हैं, जो वर्तमान में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। बेहद सुलझे हुए इंसान हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्हें आरटीई एक्ट, टेट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों में जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, उस बात की बारीकी से जानकारी थी। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि वे शिक्षकों के समस्या से पूरी तरह अवगत थे और उससे भी बड़ी बात कि मंच से शिक्षकों के समर्थन में जो बातें उन्होंने कही वो वाकई में प्रशंसनीय था। जगदम्बिका पाल जी ने सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उन शिक्षकों की बात वो सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे और उन शिक्षकों की समस्या का निवारण करने का भरपूर कोशिश करेंगे। उनका पूरा भाषण सुनने योग्य है और इस वीडियो के अंत में उनका पूरा भाषण मैं लगा दूंगा। उनका भाषण अवश्य सुनिएगा। आप सभी शिक्षक बंधुओं को थोड़ी तसल्ली अवश्य मिल जाएगी। टेट अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश के लगभग 25 लाख सेवा शिक्षकों का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया है। आज यह एक अत्यंत गंभीर और देशव्यापी मुद्दा बन गया है, क्योंकि देश का कोई भी ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से शिक्षक प्रभावित नहीं हुए हों। और जब सरकार देश की इतनी बड़ी आबादी पर आए संकट को नजरअंदाज करने लगे, उनके प्रति असंवेदनशील हो जाए और इस संकट पर विचार करने के बजाय चुप्पी साध ले, तो शिक्षकों को खुद पर भरोसा करके अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई खुद लड़नी हो। यदि हम सरकार के आश्वासन के भरोसे बैठे रह गए तो हो सकता है कि एक दिन शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ जाए। देश के सभी शिक्षकों को यह लड़ाई एकजुट होकर न्यायालय में, संसद में और सड़कों पर सभी जगह समान रूप से लड़नी होगी। हर फ्रंट पर अपना संघर्ष जारी रखना हो। अभी तक शिक्षक बंधु जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका विरोध जता रहे थे। अपने मंत्रियों को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञापन सौंप रहे थे, जिसका असर यह दिखा कि शिक्षकों की आवाज संसद में भी गूंजने लगी। इसके बाद शिक्षकों ने इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी टेट अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया था, लेकिन जंतर मंतर के विरोध का ना ही मीडिया कवरेज मिला और ना ही वो प्रदर्शन सरकार का ध्यान आकर्षण करने में उतना सफल रहा। क्योंकि जंतर मंतर दिल्ली में एक ऐसा जगह है जहां अक्सर किसी न किसी कारण से लोग धरना प्रदर्शन
करते रहते हैं। किसी का घर का नाली जाम हो जाए तब धरना, किसी का कुत्ता चोरी हो जाए तब धरना। इसलिए जंतर मंतर पर दिए गए धरने पर कोई भी ध्यान अक्सर नहीं देता है, ना ही मीडिया, ना ही सोशल मीडिया और ना ही अन्य लोग। वहां प्रदर्शन करके सरकार तक बात पहुंचानी तो कठिन ही है। लेकिन कल जो रामलीला मैदान में शिक्षकों की उपस्थिति रही और जिस तरह से प्रदर्शन किया गया वो वाकई में सराहनीय है। इसमें शिक्षकों की भी अच्छी खासी संख्या थी और इसको विभिन्न चैनलों पर भी दिखाया गया। इस प्रदर्शन की गूंज निश्चित रूप से सरकार तक भी पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक भी इसकी गूंज अवश्य पहुंचेगी। लोग कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए इसका गहरा असर देखने को अवश्य मिलेगा। शिक्षकों का यह विशाल प्रदर्शन वहां उपस्थित मुख्य अतिथि श्री जगदम्बिका पाल जी पर भी निश्चित रूप से गहरा असर डाला होगा। इस मंच के मुख्य अतिथि श्री जगदम्बिका पाल जी का भी यही मानना था कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में NCTE का 2010 का नोटिफिकेशन का भी जिक्र किया। इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें इन समस्या के बारीकी भी पता है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन के सेक्शन 4 का भी जिक्र किया और इस नोटिफिकेशन से जिन शिक्षकों को टेट से एग्जम्प्ट किया गया था उसके बारे में भी चर्चा की। शिक्षकों द्वारा इतना विशाल प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था। यह प्रदर्शन सरकार को यह एहसास दिला दिया कि यदि शिक्षकों की समस्या को यथाशीघ्र नहीं निपटाया गया तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार अब शिक्षकों की आवाज दबा नहीं सकती है। शिक्षकों के साथ अब न्याय करना ही होगा। इस प्रदर्शन में चूंकि शिक्षकों की मांग जायज थी, कानूनी था, वैधानिक था, इसलिए उनके आवाज में बुलंदी भी थी, दम भी था और अपने अधिकारों के रक्षा के प्रति चेतना भी थी। कुल मिलाकर यह प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा। अब देखते हैं कि इस प्रदर्शन का क्या असर देखने को मिलता है। अब आप श्री जगदम्बिका पाल जी का पूरा भाषण ध्यान से सुनिए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। आपके सामने जो चुनौतियां हैं, जो आपके सामने टीटी का बाध्यता है, उसको लेकर के बहुत विस्तार से आपसे उन्होंने बातें की हैं। लेकिन इतने कम समय में जिस अनुशासन से और जितनी बड़ी संख्या में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राज्यों का आपने आज प्रतिनिधित्व किया है, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी इस अवसर पर उपस्थित हैं। महासचिव श्री राममूर्ति ठाकुर जी, महामंत्री श्री संजय सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री शंकर पांडे जी, उपाध्यक्ष हमारे जनपद के हमारे सहयोगी श्री राधेन्द्र त्रिपाठी जी, और जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और 40 वर्षों से जिन्होंने उल्लेख किया कि जगदम्बिका पाल हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ऐसे पूर्व मंत्री श्री सुरेश त्रिपाठी जी, जो प्रयागराज से पधारे हैं, देवेंद्र श्रीवास्तव जी, संयुक्त महामंत्री श्री नरेंद्र वर्मा जी, श्री योगेश त्यागी दीक्षित जी, अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट सेल के अध्यक्ष भी जो हमारे वर्षों से जुड़े हुए हैं, सुशील तिवारी जी, केदार जैन जी छत्तीसगढ़ के, अनूप केसरी जी झारखंड के, रविंद्र राठौर जी छत्तीसगढ़ के, सभी का नाम मनोज की विस्तार से सभी का नाम एक एक राज्यों का उल्लेख किया है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने। मैं समय नहीं मिला कि उसकी फिर से उल्लेख करूं, लेकिन मंच पे बैठे हुए देश के सभी राज्यों से आए हुए आपके
प्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न संगठनों के अध्यक्षगण और इस रामलीला मैदान के ऐतिहासिक सवारी की सर्जरी में देश भर के आए हुए सभी शिक्षकों का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। बार बार आपसे कहा गया कि आज के हमारे इस टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस रैली के मुख्य अतिथि हैं जगदम्बिका पाल, जिन्होंने भी संबोधन किया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद हूं। उसमें भी आपका आशीर्वाद है, आपका योगदान है। और ये मेरा सौभाग्य है कि अगर आज अवसर श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, स्पीकर श्री ओम बिरला जी उस सदन को चलाने का भी दायित्व देते हैं, तो शिक्षक के रूप में आपसे बेहतर कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने किया कि सुचारू रूप से सदन का संचालन करते हैं, तो आप यकीन करिए मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत की पार्लियामेंट में कई बार से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां न मैं वरिष्ठ सांसद के रूप में, न प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, न कोई मैं बहुत वरिष्ठ देश के नेता के रूप में आया हूं। मैं विनम्रता से कहता हूं कि अगर इस सम्मेलन में, इस रैली में मैं आया हूं, तो मैं नेता के रूप में नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। आपके जब आपने हमें आमंत्रित किया, जब अनुमति दी, हमारे हर जगह पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी होती है, और जब कहीं भी पूरे देश से अगर इतना बड़ा, जिसको आप सम्मेलन कह रहे हैं, मैं इसको सम्मेलन नहीं कह रहा हूं, अगर न कोई बस आई हो, न कोई ऐसी तैयारी हो, न कोई आप रैली में जैसे लाया जाता है, बिना उसके जिस तरीके से पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के टीचर्स भाई बहन आए हैं, तो ये सम्मेलन नहीं, ये सैलाब हो गया है पूरी रामलीला मैदान। भाई जिंदाबाद। और तो अनुमति देने में निश्चित तौर से इनको सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का दायित्व उनके ऊपर होता है। और जिस तरीके से विगत दिनों देश में घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर के देश की राजधानी को सुरक्षित, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना इनकी जिम्मेदारी है। श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा, तो आप सोचिए, मैंने इसका उल्लेख नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि जब 3 बार अनुमति नहीं मिली, तो चौथी बार स्वयं जगदम्बिका पाल ने आपकी जमानत लिया, आपकी जिम्मेदारी लिया कि अगर देश के क्योंकि डॉक्टर दिनेश जी, संजय जी, राधे रमन जी, सब लोग आए, उन्होंने कहा नहीं मिल रही, हमने कहा कठिनाई होगी। तो आप सोचिए कि पूरे देश के शिक्षकों की इस रामलीला मैदान में इस रैली के लिए जिम्मेदारी आज सत्तारूढ़ दल के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी लिया है। इस बात का आपको संतोष देना है। मैं कह देता लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट करना पुलिस का काम है, और पुलिस किन्हीं परिस्थितियों में अगर अनुमति नहीं दे रही है तो उसकी कठिनाई होगी। हम इस पर चाह करके भी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वाकई मैं पिछले 40 वर्षों से नहीं, लगभग 50 वर्षों से आपके साथ जुड़ा हूं। 80 के बाद जब मैं सबसे पहले विधायक बना 82 में, तो सौभाग्य से मैं विधानसभा की जगह मैं विधान परिषद में गया, और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उस समय सुनामधन ओम प्रकाश शर्मा जी थे, मानधाता सिंह जी थे, ऐसे ऐसे शिक्षक नेता हरप्रसाद तिवारी जी थे, इंदिरा हृदय उत्तराखंड की थी,
मैं कितने नाम लूं, बाद में सुरेश तिवारी जी और सब लोग आए। प्राइमरी टीचर्स का चुनाव सरकारी कर्मचारी होने के नाते आप लड़ नहीं सकते थे। मैं आपको भी सभी लोग, चाहे रामपाल सिंह जी हों, मन्नू तिवारी जी हों, बड़े बड़े जो वरिष्ठ हैं वो भी शायद रहते। तो मैं कहता हूं कि आज मैं 1980 से अगर विधायक हूं और फिर 2009 से लगातार सांसद हूं, तो मुझे लगता है कि 46 साल से लगातार विधायक सांसद हूं, तो इसमें भी शिक्षकों का आशीर्वाद है, आपका सहयोग। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है कि लगातार पिछले 46 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 12 साल, फिर 15 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और 17 सालों से लोकसभा में अगर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद और जनता का विश्वास है, इसलिए मैं आपके बीच में। और ये सही है, जब प्राइमरी टीचर्स को राज्य में जिला परिषद के अधीन रखा गया था, जब लगता था कि प्राथमिक शिक्षक नहीं है, बॉन्डेड लेबर टाइप के उस जिला परिषद में, उस समय भी जिला परिषद से निकाल करके बेसिक शिक्षा परिषद या राज्य के अधीन आए, सरकारी कर्मचारी बने, इसकी भी लड़ाई लड़ने में जगदम्बिका पाल का सौभाग्य रहा कि मैं आपके साथ रहा। और हर राज्यों में अलग अलग वेतन था। जो देश का निर्माता है, मैं आज भी मानता, मैं रास्ते में आया तो राधेपुर जी से कह रहा कि मैं तो ये मानता हूं किसी सोसाइटी में ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये इंजीनियर बनाते हैं, टेक्नोक्रेट बनाते हैं, ये बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पावर बिजली घर के बहुत बहुत पावर स्टेशन ये इंजीनियर्स बनाते हैं। प्रशासन का काम हमारे प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की व्यवस्था करती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो चाहे बड़े बड़े टेक्नोक्रेट हैं, आज गगनचुंबी इमारतें बना दें, 30 साल बाद 40 साल बाद वो बिल्डिंग फिर से डिमोलिश की जाएगी, उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, नई बिल्डिंग बनेगी। कोई नई सड़क बने 5 साल बाद दोबारा बनेगी, चाहे करोड़ों रुपया खर्च हो। तो आज उस इंजीनियर्स का वेतनमान, आज उस डॉक्टर के वेतनमान, आज उस अधिकारियों के वेतनमान, और एक जो शिक्षक न बिल्डिंग बनाता है, न डैम बनाता है, न सड़क बनाता है, वो देश के भविष्य को बढ़ने का काम करता है, पीढ़ी बनाने का काम करता है, जनरेशन बनाने का काम करता है। आज चाहे मैं सांसद हूं, जो कुछ भी मेरे अंदर शिक्षा है वो किसी न किसी गुरु के देन है। ये पुलिस के लोग खड़े हैं, अगर ये आज इनका भी सिलेक्शन हुआ है, लाखों लोग भर्ती में बैठते हैं और अगर कुछ हजार लोग भर्ती में होते हैं, तो इनको भी अगर इनकी योग्यता है तो उसमें शिक्षकों का योगदान है। तो अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और आज हम निश्चित तौर से वैश्विक चुनौतियों में, पश्चिम एशिया के संकट में, जहां रूस का यूक्रेन से 4 सालों से युद्ध चल रहा है, जहां अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है, गाजा फिलिस्तीन का चल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया आज वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है। पाकिस्तान में 560 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, लेकिन दुनिया में अकेला भारत है जहां आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि नहीं हुई है। ये वैश्विक चुनौती में कितना बड़ा है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज जब राज्यों का वेतन आपको बहुत मामूली मिलता था, तो उस समय एक आंदोलन चला कि हमारा वेतनमान केंद्र के बराबर हो, और एक आंदोलन चला कि राज्य का वेतनमान केंद्र के बराबर वेतनमान हो, पैरिटी होनी चाहिए। उस समय भी शिक्षकों की लड़ाई कि आपकी सैलरी केंद्रीय शिक्षकों के बराबर हो, इसकी भी जगदम्बिका पाल ने लड़ी थी, और आज आपको केंद्र के बराबर नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जो पद केंद्र में नहीं है, जो एनामलीज है, विसंगतियां हैं, उन पदों के जगह पे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में रिकमेंडेशन आए, तो उस पैरिटी में भी जो विसंगतियां थी
उसको भी समाप्त करने की लड़ाई जगदम्बिका पाल ने लड़ी थी और आप यकीन करिए वहां भी 5वें वेतनमान की बात अभी हमारे सुरेश जी ने कहा कि 5वें वेतनमान की आज तो सरकारें लगातार वेतनमान दे रही है, लेकिन उस समय संघर्ष करना पड़ता था रातों पीछे। रॉयल होटल विधानसभा के सामने आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस लाइन सबको पुलिस वाले भर भर के ले जा रहे थे। मुझे शाम की फ्लाइट से दिल्ली आना था, मैं पहुंच गया आंदोलन में। अब सबने कहा हमारे सब नेता गिरफ्तार हैं। आप यकीन करिए मैंने जहाज छोड़ दिया, टिकट फाड़ दिया, मैं इनके साथ पुलिस लाइन गया, डीएमएसपी से बात किया, सारे घाटों को छोड़वा के इतिहास है। तो आप यकीन करिए कि मैंने परसों मना किया कि मैं नहीं आऊंगा। इन्होंने कहा हमने देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया है, लेकिन आप आना होगा। हमने कहा भाई मैं भी तो पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूं, एमपी हूं भाजपा का। इन्होंने कहा नहीं, आप हमारे परिवार के संरक्षक हैं, हमारे सुख दुख में हर संघर्ष में खड़े होते हैं। और ये जो राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 में पारित हुआ। मैं भी उस समय भी लोकसभा में था, मैंने इस पे भाषण भी दिया प्राय आप लोगों के साथ। और उस 2009 के उस आरटी एक्ट के पास होने के बाद संसद में पास हुआ और उस कानून की बात लगातार आपने उदाहरण दिया डॉक्टर दिनेश चंद जी ने कि साहब हमने अगर 20 साल पहले शिक्षक की क्वालिफिकेशन हटा करके कोई करके हम नियुक्त हो गए तो 20 साल बाद हमारा एग्जाम हो। उन्होंने सभी विभागों का उदाहरण दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आरटी एक्ट 2009 लगा उसमें धारा 23 जो थी, उस धारा 23 में था कि अब भविष्य में केंद्र सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की जो अर्हता होगी, क्वालिफिकेशन होगा, वो प्रोविजन लागू करेगी और आवश्यकता पड़ने पर कुछ श्रेणियों को रिलैक्सेशन भी देगी। फिर 23 अगस्त 2010 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी किया, उस 23 अगस्त 2010 को उस आरटी के धारा 23(1) में जो 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ, उसके पैरा 1(3) में था कि 23 या 2 से 10 के बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनमें ये टीटी को अनिवार्य किया जाएगा। ये भारत सरकार का हमने सरकार में, वो भारत सरकार में जो देश के अन्य विभागों में है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से या पूर्ववर्ती तरीके से हम कोई कानून नहीं लागू करेंगे। आज कानून अगर लागू हो रहा है, वो कानून आज के बाद भविष्य के लिए लागू होगा, न कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पूर्ववर्ती के लिए। कहीं बस शुरू में किसी को आपकी भाती में तो उनको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ती टाइमिंग है। अब 20 साल बाद कहा जाए फिजिकली 5 किलोमीटर के खिलाफ उतनी टाइमिंग में दौड़िए क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट to clear any barrier. So it is next to us. So how will we get through? After certain years, he can't get through. तो फिर अगर ये होगा, now once he had been selected, now he has dedicated his life to the any department, and if he has rendered his services to the department, he is serving to the department in befitting manner. तो जब वो befitting manner से अगर वो कर रहे हैं सर, 20 साल बाद फिर किसी परीक्षा में हो तो मुझे लगता है ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये नेचर की मैं किसी की तुलना नहीं करता हूं कि आपने कहा कि हमारे बच्चे, अधिकारी के बच्चे, नेता के बच्चे, प्रशासन के बच्चे तमाम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते उनको पीटी नहीं लागू होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी यूपी पीएससी का रिजल्ट निकला है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसमें एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, डीपीएसपी का हुआ, डीएसओ का हुआ, डीपीआरओ का हुआ, एलाइड सर्विसेज का। तो जैसे आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स,
उस मतलब सारी सर्विसेज यूपीएससी दिल्ली निकालती देश के लिए, ऐसे राज्य निकालती है यूपी। तो यूपी का जो फाइनल रिजल्ट निकला है, 75 जिले यूपी में हैं, 74 जिले के बच्चे इस बार पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आए। 74 मेरे जिले से 4 बच्चे आए। और वो बच्चे कहाँ पर हैं? जो सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बदायूं, बिजनौर या मिर्जापुर, सोनभद्र, मथुरा, इन जिलों में जो बच्चे आए हैं 4-4, 5-5, 10-10, वो बच्चे कहीं और नहीं पढ़े हैं, वो प्राइमरी स्कूल में आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं, वो बच्चे आप देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज एक पॉलिटिकल चेंज आया है। आज प्राइमरी एजुकेशन में गुणात्मक परिवर्तन आया है और उस गुणात्मक परिवर्तन में 74 जिले के बच्चे आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वायरल हो रहा है। और सुनिए, 30% परीक्षा की शुद्धता और ईमानदारी देके 30% बैकवर्ड बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डिप्टी कलेक्टर में और डिप्टी एसपी में, 20% मिडिल क्लास बच्चे हुए हैं। और जो टॉप 30 हैं उसमें 17 बेटियां ही टॉप कर रही हैं। ये आज का है। तो ये शिक्षक वो हैं। तो अगर ये शिक्षक वो हैं कि जिनको 23 अगस्त 2010 में खुद भारत सरकार ने लागू किया कि हम इस अधिसूचना में जो सेक्शन 23(1) में था उसमें 4 प्रमुख प्रावधान थे, आप सब जानते ही। पहला 1 के 3 में क्या था कि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टीटी कहते हैं, उसको अनिवार्य किया जाए। तो ये 23 अगस्त 2010 के केंद्र के एक्ट पास होने के बाद नोटिफिकेशन में निकल चुका है पैरा 1(3) में कि ये टीटी जो लागू होगी पैरा 1(3) से, वो केवल इस टीटी एक्ट के कानून के आरटी राइट टू एजुकेशन के लागू होने के बाद टीचरों पर लागू होगी, न कि पूर्ववर्ती और पैरा 4 में तो स्पष्ट दिया हुआ, पैरा 4 में स्पष्ट दिया है कि 23 अगस्त 2010 से, और क्लियर कर दिया 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनपे ये नई शर्तें नहीं लागू होंगी। ये पैरा 4 कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप लोगों के डेलीगेशन को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैंने मिलाया। उन्होंने घर पे मुलाकात की। घर पे मुलाकात करने के बाद बातें पूरी नहीं हुई। खुद भारत की पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, संजय सिंह जी थे, राजेंद्र जी थे, पूरा एक प्रतिनिधिमंडल। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार के मंत्री जी कह सकते थे हम भाई अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च, और वहां तमाम PIL दाखिल हुई, तमाम रिट दाखिल हुआ है। फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार का फैसला नहीं है। सरकार ने तो आपको छूट दी थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप हमारे इस डेलीगेशन से मिलिए, और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मिले, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने। अब जब 2017 में RT एक्ट में संशोधन हुआ, तो पहले तो 27 जुलाई 2011 में यूपी में जब लाया गया, तो 2017 के RT एक्ट के अधिनियम धारा 23(2) के प्रोविजन में भी जो प्रोविजन था उसमें संशोधन किया गया कि 23 अगस्त 2010 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनपे जिनको रिलैक्सेशन दिया गया उनको केवल उसमें प्राप्त करने का अवसर दिया। लेकिन सितंबर 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मैं ये मानता हूं कि वो कोई
टीटी को लेकर के नहीं था, वो देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में माइनॉरिटी स्कूलों को एक रिलैक्सेशन है, छूट है, उस माइनॉरिटी का एक इशू था कहीं मैनेजमेंट का, वहाँ नियुक्ति का एक था विवाद, और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसके हम तो सम्मानपूर्वक स्वीकार ही करेंगे, वही पुनर्विचार याचिकाएं भी लगी, वो फैसला करेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, वो फैसला कर दिया कि 2 वर्ष के अंदर सबको टीटी में दिया जाए जो 2010-11 के 27 जुलाई के पहले हो। तो निश्चित तौर से आज जो आप हैं, पूरे देश के शिक्षक आए हैं, आज इसीलिए जगदम्बिका पाल खड़े हैं कि यह आपके साथ जो टीटी लागू हुआ है, ये जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन था कि 2010 के पहले के टीचर पे नहीं लागू होना चाहिए, तो मैं आज भी मानता हूँ कि उन पे नहीं लागू होना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से और इसीलिए और इसीलिए आज जैसा डॉक्टर दिनेश जी ने कहा कि 20-20, 23-23 साल से लोग शिक्षक के रूप में आप इस मन को कैसे देंगे। अभी एक बहन था कि नो टीटी बिफोर आती, इससे ही बात कि भाई ये कानून जब लागू हुआ तो उसके बाद आप लागू करिए। और अब कैरियर के लोग, तमाम टीचर हमारे कैरियर के अंतिम चरण में हैं, और आज भी वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से लोग कर रहे हैं। और खुद एक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु भी गई थी, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस टी सेल्वारानी, ये 22 जनवरी 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला किया। मैं उसको बता दूं कि खुद जैसे सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे एक मामला टीटी को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है, और उस मद्रास हाईकोर्ट का फैसला 22 जनवरी 2024 का जो है, उसमें उन्होंने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट के सम्मानित न्यायमूर्तियों ने कहा है कि 29 जुलाई 2011 से जो पहले नियुक्त शिक्षक है वो सेवा में बने रहेंगे, उनको टीटी नहीं लागू होगा। उनको वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलते रहेंगे, भले उन्होंने टीटी उत्तीर्ण न किया, लेकिन भविष्य में अगर उनका प्रमोशन होगा उनको वेतन वृद्धि लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 2010 के बाद भी जॉब में है और अगर उनका प्रमोशन है, बीडी असिस्टेंट हो, हेडमास्टर हो, उसके लिए हाईकोर्ट का फैसला टीटी का है। तो आज तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला ऐसा किया है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये माना कि जो टीचर पहले नियुक्त है उनको वो टीटी से उनको मुक्त रखा जाए और उनको टीटी के लिए मैं काम करूं। अब आज निश्चित तौर से अब हमारे शिक्षकों की जो गरिमा है, सेवा है, उनके अनुभव है, उनको मान्यता दी जाए, शिक्षा की गुणवत्ता। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा, आज मैंने कहा भी, लेकिन इनका आदेश था कि मैं उपस्थित हूँ, और आज आप सबकी मैंने भावनाएं सुनी है, आपके सभी नेताओं की भावनाएं सुनी है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं पहले भी आपके साथ था, हर कदम कदम पे उत्तर प्रदेश के टीचर्स, राज्य कर्मचारी के साथ था, और आज आपके बीच में खड़ा हूँ, आगे भी आपके साथ रहूंगा, आगे भी आपके साथ रहूंगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और आज जो भावनाएं आपकी मैंने सुनी है, उन सारी भावनाओं को निश्चित तौर से अपने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से अवगत कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से ये सरकार शिक्षकों की हितैषी है। शिक्षक गुरु गोविंद दो खड़े ताको लागे पाए, गुरु गोविंद दो खड़े ताको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए बताए, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आखिर कोई ज्ञान हमें है, ईश्वर को भी बताने वाला ये गुरु है। तो गुरु तो हमारा गुरु है, समाज का एक भविष्य की पीढ़ी का निर्माता है। आप हमारी इस जनरेशन को दुनिया के अगर सिलिकॉन वैली हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या टेक्नोलॉजी में आज हम भारत सबसे आगे जा रहा है, तो इसकी भी देन आपकी है, देश के शिक्षकों की है। और इसलिए जो आज आपकी कठिनाई परेशानी है, इतने कम समय में 6 महीने में
अभी आपने गठन किया और जिस तरह से ये सैलाब आया तो कम से कम आज आपकी एक इतने कम समय में जितना आए हैं ये भावनाएं तो अपने आप जगदम्बिका पाल भी संज्ञान ले रहे हैं और निश्चित तौर से हम आपकी भावनाओं को ऊपर पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों ने जिस अनुशासन से और जिस आपने एक बॉल के जैसा दिनेश जी ने कहा किया है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने संघर्ष में सफल होइए। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।